हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल में अधिगम के बारे में अध्ययन करने के। अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है। अधिगम का जो सामान्य अर्थ, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अधिगम के 3 घटक होते हैं। यानी अधिगम के कोई भी अधिगम होगा उसके 3 व्यक्ति होना जरूरी है, 3 एक घटक होना जरूरी है। एक अध्यापक होना जरूरी है, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। ये 3 घटक होना जरूरी है एक अधिगम के लिए। यानी इन 3 के बिना अधिगम पूरा नहीं हो पाता है। इन तीनों का जब एक साथ मिलते हैं उसका परिणाम होता है अधिगम। यानी जब अध्यापक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों आती है तो उसके बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। अधिगम हमेशा कैसा होता है, अग्रमुखी। ये प्रश्न याद करने वाला। अधिगम हमेशा कैसा होता है, अग्रमुखी। अग्र मान्य होता है आगे। यानी अधिगम में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हम, चाहे कुछ भी करेंगे, कुछ भी तो उसमें आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ चीज़ उसमें सीखते हैं। इसलिए अधिगम हमेशा कहता है अग्रमुखी होता है। एक बात, इसमें सकारात्मक तथ्यों का संकेंद्रण होता है। कौन तथ्यों का, इसमें हमेशा पॉजिटिव बातें, सकारात्मक जो तथ्य होते हैं उनका एक केंद्रण होता है। तीनों घटक आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं। ये तीनों घटक कौन कौन से, अध्यापक, विद्यार्थी, जो विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम होता है, ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि तीनों का अलग अलग अस्तित्व अर्थहीन होता है। यदि अध्यापक अकेला तो उसका कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी अकेला तो उसका भी कोई अर्थ नहीं, और पाठ्यक्रम विषय वस्तु भी अकेले तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इन तीनों का सामंजस्य ही अधिगम को जन्म देता है। इन तीनों जब एक साथ मिलते हैं उसके बाद में अधिगम का निर्माण होता है। जीन पियाजे की एक परिभाषा है, वह कहता है कि अधिगम क्या कहता है, जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे, अब हमेशा क्या कहते हैं भाई, जीन पियाजे हमेशा क्या भाई, जीवन क्या, जीन पियाजे कहता है कि जो अधिगम है वह जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है, हम जब तक जीवन है, जब तक अधिगम कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। इसलिए जीन पियाजे साहब कहते हैं अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ अधिगम बालक की उम्र के साथ जुड़े रहते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप भी बालक के ज्ञान में न केवल स्थायित्व आता है बल्कि वह चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होता है। इसकी वास्तविक उपलब्धि शिक्षण कार्यों के समय दिखाई देती है, क्योंकि अंततः अधिगम का शीर्ष शिक्षक ही होता है। क्या होता है कि अंततः अधिगम का शीर्ष क्या, शिक्षक ही होता है, जो अपने नीचे के भाग तथा शिक्षार्थी विषय वस्तु के सामंजस्य को सफल बनाते हुए अधिगम को आगे बढ़ाता है। अधिगम की परिभाषा गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होता है। गेट्स क्या कहता है, गेट्स के अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। पाल क्या कहता है कि अधिगम व्यक्ति के में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये कहता है पाल। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल किया। अधिक गेट्स अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना, ये कौन कर रहा है, गेट्स। अनुभव के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिगम। ये कहा था गेट्स ने। पाल कहता है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये कह रहा पाल। क्रो एंड क्रो कहता है कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण किया जाता है। अधिगम की क्या विशेषता, अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अधिगम से सृजनशीलता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अधिगम बालक या अधेयता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अधिगम क्या, बालक के या कोई जो सीखने वाला है उसके जीवन को हमेशा प्रभावित करता है। अधिगम क्या, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। संसार का प्रत्येक बच्चा क्या अधिगम करता है, बात सत्य है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती। अधिगम की प्रक्रिया एक समान, हर बालक में अलग अलग वो होती है, उसमें सीखने की, जो उसमें अधिगम करने की वो होती गति। अर्थात कोई बालक तो तीव्र गति से सीखता है, कुछ बालक धीमी गति से सीखते हैं। अधिगम हमेशा कैसा, अग्रवर्ती, अग्रमुखी भी होता है और अग्रवर्ती भी होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि बालक जो पिछले दिन सीखता है अगले दिन अन्य दिन पूर्ण रूप में भूल जाता, वह थोड़ा बहुत अवश्य सीखता है और फिर वहीं से आगे बढ़ता है। अधिगम हमेशा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। शिक्षा से शिक्षार्थी और शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी, यही क्रम आगे चलता है। यानी अधिगम के अधिगम क्या, स्थानांतरित होता है। यानी अधिगम में एक व्यक्ति को सीखा ज्ञान तो वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, वो तीसरा उस चौथे व्यक्ति को। तो अधिगम क्या, एक जगह से ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित होता है। अधिगम क्या होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है। यानी लक्ष्योन्मुखी अधिगम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है अधिगम।
इसमें कुछ पाने की तार्किक परिणति कार्य करती है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है। अधिगम से क्या मिलता है? सकारात्मक विकास को बल मिलता है। अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर सीखने का क्रम पालन करता है। अधिगम हमेशा कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर सीखने के क्रम में पालन करता है। अधिगम में बालक की समस्त इंद्रिय और कर्मेंद्रिय एकजुट होकर कार्य करते, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। अधिगम करता या शिक्षार्थी क्या होता है? अधेयता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। अधेयता का अर्थ है अध्ययन करने वाला। अधेयता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अधिगम करता आदि नाम भी दिए गए। अधेयता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अधेयता अपरिपक्व अवस्था में होता है, किंतु धीरे धीरे वह सामाजिक सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसात कर परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। ये परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है और अधेयता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यालय शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। वह एक पूर्ण रूप में नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है। अब देखो शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, जो बच्चे हैं उन जो सीखने वाले हैं, जो शिक्षार्थी, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? देखो शिक्षार्थी का वर्गीकरण चार आधार पर शिक्षार्थी को बांटा जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। चार आधार को अधिगम प्रारूप के आधार पर, एक है श्रवण के आधार पर, एक वैचारिकता के आधार पर और एक है रचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर। इन चार आधारों पर अधिगम करता है जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी, उनका वर्गीकरण किया जाता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करता है, शिक्षार्थी विद्या को ग्रहण करता है अधिगम के माध्यम से। इस संदर्भ में दृश्य संबंधी शिक्षण के लिए चित्र और प्रदर्शन, और श्रवण संबंधी अधिगम के लिए ध्वनि, और सहज ज्ञान संबंधी अधिगम के लिए अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, आगमनात्मक अधिगम के लिए तथ्यों से संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत करना है, निगमनात्मक अधिगम के लिए अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना, सक्रिय अधिगम के लिए भौतिक गतिविधियाँ व चिंतनशील अधिगम के लिए विचार विमर्श, और आत्मनिरीक्षण क्रमिक अधिगम के लिए संबंधित चरणों की श्रृंखला एवं वैश्विक स्तर पर अधिगम प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। श्रवण के आधार पर अधिगम, श्रवण के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है। जैसे कुछ शिक्षार्थी बेहतर श्रवण करते हैं, सुनने के आधार पर शिक्षार्थियों को वर्ग, कुछ बच्चे बेहतर सुनते हैं, यानी कुछ श्रवण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं, सुनकर उनकी बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ शिक्षार्थी की अधिगम व्यवस्था मूल्यांकन परक होती है एवं कुछ आलोचनात्मक होती है। साथ ऐसे शिक्षार्थी किसी की संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का सक्रिय मूल्यांकन करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति सराहनीय होती है। वे जानकारी के ऐसे स्वरूप का विश्लेषण करते जो भावनात्मक रूप से उद्दीपित करने वाली हो। वैचारिकता के आधार पर शिक्षार्थी की मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणी में बांटा जा सकता है। जैसे चिंतनशील शिक्षार्थी प्रत्येक तथ्य की गहराई तक पड़ताल करते हैं, बिना तर्क के किसी की जानकारी या तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह रचनात्मक शिक्षार्थी भी वे होते हैं जो प्रत्येक समस्या का समाधान अपने तरीके से करने में रचनात्मक, यानी खुद ही निर्माण करना, खुद अपनी समस्या समाधान करना रचनात्मक तरीके से। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक शिक्षार्थी सदैव तथ्यात्मक जानकारी में विश्वास रखते हैं। जो व्यवहारिक शिक्षार्थी होते हैं वो तथ्यात्मक जानकारी में विश्वास रखते हैं, वे वस्तुनिष्ठ विचारधारा वाले होते हैं। वे तब तक किसी बिंदु पर प्रस्तुत प्रश्न का हल अपने तरीके से नहीं करते जब तक वे संतुष्ट नहीं होते। इन सभी प्रकार के शिक्षार्थियों में विचारशील शिक्षार्थी सबसे प्रखर होते हैं। वे हमेशा किसी बिंदु पर वृहद सोच के साथ कार्य करते हैं। वे कभी फल में विश्वास नहीं करते बल्कि फल प्राप्ति में लगी प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान लगाते हैं। रचनात्मक दृष्टि के आधार पर, रचनात्मकता के आधार पर शिक्षार्थी को 5E के अंतर्गत समाहित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात पहले शिक्षार्थी किसी कार्य या अधिगम में संलग्न करना किया जाता है, उसके बाद सभी अवयवों को अन्वेषित किया जाता है, उसके बाद व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि बिंदुवार तथ्यों की जांच पड़ताल हो सके। इसके बाद विस्तार के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है और अंत में मूल्यांकन का कार्य संपादित किया जाता है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की जो विशेषता क्या होती है, किशोर और जो वयस्क शिक्षार्थी में क्या विशेषता? मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षक को बालक के अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। विकास के इन अवस्थाओं में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को
किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है तथा 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति या बालक को वयस्क कहा जाता है। इन दो आयु वर्ग के व्यक्तियों में सोच समझ आदि की प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः शिक्षण के संबंध में इनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न प्रकार से है। किशोर शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं। शैक्षिक। किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। सामाजिक। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होता है। वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, सामाजिक बुराई पर अपना तर्क देने लगता है। अतः शिक्षण की इस अवस्था में सही मार्ग में सहायक होता है। भावनात्मक। किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में शीघ्रता करते हैं। वे भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाते हैं। अतः शिक्षण का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना आवश्यक होता है। संज्ञानात्मक। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। वे कल्पना, नैतिक तथा अनैतिक विषय में सजग हो जाते हैं। अतः शिक्षण क्षेत्र में किशोरों की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? शैक्षिक। वयस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण, विचार तथा तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है। जिम्मेदारी व सही दिशा के विषय में तर्क का ज्ञान विकसित होता है, जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित होता है। यह होता है शैक्षिक। दूसरी, वयस्क शिक्षार्थी की एक शैक्षिक होना चाहिए। सामाजिक। वयस्क व्यक्ति होता है, उसको सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समाविष्ट होना चाहिए। सामाजिक परिवेश के अंदर उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, समाविष्ट होना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए, जिससे सामाजिक रीति रिवाजों को, समाज की परंपराओं को आदि से बंधा होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार कर सके, उन पर तर्क कर भविष्य के प्रभावों को देखते हुए देता है। इससे अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता सीखने वाला शिक्षार्थी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में समर्थ हो। एक भावनात्मक रूप से जो वयस्क शिक्षार्थी होता है, जो भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने तथा किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होना चाहिए। यानी सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए और किसी भी कार्य को करने के प्रति समर्थ होना चाहिए। भावनात्मक रूप से निर्णय न लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचार और तथ्यों को रखता हूँ। यानी भावना से अपना कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार और तथ्यों के माध्यम से रखता हूँ। शिक्षण प्रक्रिया के इनके भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होते हैं। संज्ञानात्मक। वयस्क शिक्षार्थी के मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। वह कल्पना, मनोवैज्ञानिक तथ्यहीन तर्कों के समाधान या उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार वयस्क शिक्षार्थी शिक्षण में भी संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करता है। वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और आदि शिक्षाओं व संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में अंतर क्या है? किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में विभिन्न आधार पर अंतर पाया जाता है। जैसे अधिगम के आधार पर जो किशोर शिक्षार्थी होता है, यह शिक्षक पर निर्भर और सीखते हैं। जो किशोर होता है वह शिक्षक पर निर्भर होता है और सीखता है, जबकि जो वयस्क आदमी होता है वह स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुभव के आधार पर जो किशोर होते हैं कम अनुभवी होते हैं, इनके लिए प्रशिक्षक का अनुभव महत्वपूर्ण, जो शिक्षक का अनुभव महत्वपूर्ण होता है इनके लिए। जबकि जो वयस्क शिक्षार्थी होता है इनके पास जीवन का कुछ अनुभव होता है, ये अपने अनुभव से दूसरों के लिए पहचान बनते हैं। अधिगम प्रेरणा के आधार पर ये बाहरी पुस्तक से, परामर्श, दंड एवं पुरस्कार से अधिगम प्रेरित होते हैं। ये आत्मज्ञान एवं आंतरिक प्रोत्साहन तथा आत्मबोध से प्रेरित होते हैं। आवश्यक निदान। यह शिक्षण प्रणाली शिक्षण के परामर्श एवं ज्ञान से आवश्यकता को सीमित कर निदान कर सकते हैं। ये दूसरे शिक्षार्थी मूल्यांकन जैसे सहायक पहलों को अपनाकर अपनी आवश्यकता का निदान करते हैं। निर्भरता। ये दिशा निर्देश हेतु वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। प्रखरता। ये भविष्योन्मुखी होते हैं तथा विषय केंद्रित होते हैं। ये परिणामोन्मुखी होते हैं तथा समस्या केंद्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं। वयस्क बच्चे। जो किशोर होते हैं वो ज्ञान अर्जन के आधार पर
वह सहजता से ज्ञान अर्जन करते हैं तथा इनकी ज्ञान अर्जन क्षमता लचीली होती है। ये सहजता से ज्ञान अर्जन नहीं करते किशोर, बल्कि उनके संदेहवादी होते हैं। हर चीज़ में वो सोच करके उन्हें संदेह की दृष्टि देख कर करते। अधिगम उद्देश्य, इनका उद्देश्य शिक्षण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित करता है। इनका उद्देश्य लचीला होता है, जिनका निर्धारण ये आपसी विचार विमर्श से करते हैं। अधिगम की जो गति, ये सीखने का समय तथा गति सामान्य शिक्षक द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो किशोर होते हैं और जो वयस्क होते हैं, उनका सीखने का समय शिक्षक तथा इनके मध्य की आपसी बातचीत से निर्धारित व नियंत्रित होता है। मूल्यांकन, इनके अधिगम का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ग्रेड प्रदान कर किया जाता है और इनका अधिगम मूल्यांकन अन्य शिक्षार्थी एकत्रित सबूत और विशेषज्ञों के मानदंड के आधार पर होता है। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब